हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्वाकल्चर के बारे में बात करेंगे। एक्वाकल्चर को शेल फिशरी भी कहते हैं। तो मछलियों में के अतिरिक्त कुछ जलीय क्रस्टेशियंस भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो भारत में जो प्रॉन फिशरी है वो मेन क्रस्टेशियंस है। प्रॉन या झींगा मानव के लिए अत्यधिक पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं। तो वर्ल्ड में यूएसए के बाद भारत ही जो प्रॉन फिशरी है उसका प्रमुख उत्पादक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रॉन फिशरी। तो एक 4 प्रकार का इसमें स्टडी किया गया है। तो सबसे पहला है शैलो वाटर प्रॉन फिशरी। तो ये पश्चिमी तट के साथ साथ 18 मीटर की गहराई तक उथले जल में सीमित हैं। मानसून के मौसम में जून से अगस्त के महीने में जो प्रॉन होते हैं वो मालाबार तट के निकट आते हैं और मछुआरे जाल की सहायता से उन्हें पकड़ लेते हैं। इसके बाद सेकंड है बैक वाटर और सैलाइन लेक प्रॉन फिशरी। इसमें केरल का दक्षिणी तट मालाबार क्षेत्र के पहाड़ी नदियों मेन है और एन्नूर, पुलिकेट और चिल्का नाम की झील ये भी मेन है इसमें। और चिल्का झील में जो प्रॉन फिशरी है वो बहुत संख्या में मिलती है। थर्ड है फ्रेश वाटर प्रॉन फिशरी। तो ये समस्त देश में प्रॉन नदियों में, तालाबों में, झीलों में पाए जाते हैं। इसके बाद है मैराइन प्रॉन फिशरी। तो भारतीय तट के साथ पकड़े जाने वाले अधिकतर प्रॉन पेनिडी फैमिली के होते हैं। तो समुद्री जो प्रॉन होते हैं वो गर्मियों में समुद्रों के उथले जल में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कल्चर ऑफ प्रॉन फिशरी। तो इसमें बड़े आकार के जो स्वादिष्ट प्रॉन हैं वो नदियों या कम लवणता वाली एस्टुरीज के पास पाए जाते हैं और यहाँ से पकड़े गए प्रॉन को समुचित जो एरिएटेड टैंक है उसमें रखा जाता है और फिर उसे पकड़े हुए प्रॉन को जलीय पौधों के साथ बांस की टोकरियों में रखकर लाया जाता है। फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल को 60 मीटर क्षमता वाले एक्वेरियम में रखते हैं। कॉपुलेशन के कुछ दिन बाद जो प्रॉन है फीमेल प्रॉन 24 घंटे तक अंडे देती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के टैंक लेते हैं, जैसे 10 पेयर प्रॉन के लिए 200 × 100 × 40 सेंटीमीटर आकार के और 24 प्रॉन के लिए 300 × 150 × 40 आकार के टैंक यूज़ में लाते हैं और इन टैंकों में एरिएशन की समुचित व्यवस्था की जाती है। तो टैंकों में सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो अंडे होते हैं उनमें समुचित डेवलपमेंट के लिए जो अलवणीय जल है उसमें समुद्री जल मिलाया जाता है और समुद्री जल की कंसंट्रेशन को 5% बनाए रखने के लिए इसमें समुद्री जल मिलाते रहते हैं। इसके बाद जो अंडों से निकले हुए लार्वाएं हैं उन्हें तुरंत ही टैंकों में पहुंचा देते हैं और इन टैंकों में 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और इसकी pH 7 से 8 के बीच रखते हैं। अब लार्वा जो होता है वो 2 बार मोल्टिंग करेगा। उसके बाद जो अंडे हैं कि फिश बॉल या मछलियों के अंडे देते हैं 2 या 3 बार, फिर उसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। 4 से 5 बार लार्वा को भोजन देते हैं। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस के बाद उन्हें फिर टैंकों में रखते हैं। इसके बाद 60 दिन के अंदर ये 5 सेंटीमीटर तक लंबे हो जाते हैं और फिर 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच इनको स्वच्छ जलीय या हल्के खारे पानी में धान के खेतों में रख सकते हैं। इसके बाद इस कंडीशन में रखते हैं तो शिकार करने वाले जंतुओं से भी इनकी हमें प्रोटेक्शन करनी होती है और जलीय वनस्पति की अधिक मात्रा भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद प्राकृतिक जो आवास है उसमें प्रॉन की ग्रोथ के लिए 200 किलो गाय का गोबर, 10 किलो चूना प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। वाटर में जो मंद धाराएं हैं इनकी वृद्धि में सहायक होती हैं। तो आहार के लिए जो मछलियों के टुकड़े हैं, जलीय कीट हैं, केंचुए हैं, धान है, सड़े गले फसलों को ताल में डालते रहते हैं और 6 माह में प्रॉन 20 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनका भार 100 ग्राम तक हो जाता है और 1 वर्ष में प्रॉन की 2 क्रॉप ली जा सकती हैं। फसल कटने के समय ये प्रॉन भी एडल्ट हो जाते हैं। इसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रॉन फिशिंग। प्रॉन पकड़ने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसके लिए
जो भारत का समुद्री तट है वो 4500 किलोमीटर लंबा है और इसमें भारी मात्रा में प्रॉन और फिशेस उपलब्ध होते हैं। तो इसमें विशेष प्रकार के प्रॉन को पकड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के यंत्र काम में लाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला क्या है, बोट्स या क्राफ्ट। तो जल का वेग, पानी की गहराई, प्रॉन का स्वभाव और जो पौंड हैं उसमें मिलने वाले जीव जंतुओं के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के जो बोट्स हैं वो काम में लाई जाती हैं। जैसे केरल में 8 से 10.5 मीटर लंबी वालोन जो नाव होती है उसके द्वारा प्रॉन पकड़े जाते हैं। इस नौका को 5 से 6 पुरुष चलाते हैं। एक अन्य जो नौका है या बोट है थंगू वोलम, वो 12 से 14 मीटर लंबी होती है। इसे 10 से 11 आदमी चलाते हैं। काकीनाडा से मासूलीपट्टनम तक के तट के साथ साथ 8.5 से 12 मीटर लंबी मासूला जो बोट होती है वो काम में आती है। तो इस बोट को 8 से 12 मनुष्य चलाते हैं और जो एक नावा नाम की बोट होती है उसे 5 से 6 मनुष्य चलाते हैं। इसके बाद जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में प्राय 9 से 14 मीटर लंबी नौका जिसे मछवा कहते हैं, इसे 7 से 9 आदमी चलाते हैं। उड़ीसा में ढिंगी बोट काम आती है, इसे 8 से 10 मनुष्य चलाते हैं और इसकी लंबाई 10.4 से 13.3 मीटर तक होती है। इसी तरह पश्चिमी बंगाल में प्रयोग में लाई जाने वाली जो बोट होती है उसे नौक कहते हैं और इसे 8 से 10 मनुष्य चलाते हैं। अब आती है गियर्स की बात। तो केवल नौकाओं की सहायता से जल में से प्रॉन को पकड़ा जा सकता है, किंतु इसके लिए अनेक टेक्निक भी काम में लाई जाती हैं, जैसे नेट है, ट्रैप है, कांटे हैं। तो प्रॉन पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका पता लगाना चाहिए कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी स्वभाव कैसा है, उसका तैरना, सांस लेना, उसके विश्राम की अवस्था वो सब कैसी है। क्योंकि कुछ प्रॉन तो समुद्र की तली पर रहते हैं और कुछ सतह पर तैरते हैं और कुछ थोड़ा सा भी अगर उन्हें डिस्टर्ब किया जाए तो वो उछलने लगते हैं। तो सबसे पहले हमें उनके स्वभाव का या बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ उसमें काम में आती हैं, तो सबसे पहले है नेट, जाल। तो जाल सूत का, नायलॉन का, सन के बनाए जाते हैं। तो जाल इस प्रकार के बने होते हैं कि पकड़े जाने के बाद प्रॉन उसमें से भाग ना सकें। तो जाल को इस प्रकार ध्यान में रखकर बनाना चाहिए कि केवल जो एडल्ट प्रॉन ही हैं वो पकड़े जा सकें और जो शिशु प्रॉन हैं वो बचकर निकल सकें। इसके बाद सबसे सरल है कास्ट नेट। तो इसे जल में डालने से पहले एक मनुष्य ही बहुत है, उसके एक छोर पर रस्सी बंधी रहती है और बाद में उसे खींच लिया जाता है। इसके बाद जब कास्ट नेट या बैग नेट को पानी में स्थिर रखते हैं तो इसे स्टैक नेट कहते हैं और इसकी सहायता से प्रॉन पकड़े जाते हैं। इसके बाद है ट्रैप। तो प्रॉन को पकड़ने के लिए पुरानी टेक्निक है। तो ट्रैप द्वारा ऊपर से प्रॉन को ढाँप दिया जाता है और वाटर की धारा के साथ तैरते हुए प्रॉन को ट्रैप से पकड़ लिया जाता है। तो ओटाल, गुट्टू कुल्ली, उड़ीकू, मुच्छू, उड़ाट, थापा, छापा, पोलो, पोलोहा, ये सब प्रयोग में आने वाले ट्रैप हैं। इसके बाद आता है प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन का संरक्षण एंड संसाधन। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर हम इसे प्रयोग नहीं करेंगे तो प्रॉन पकड़े जाने के बाद भी ख़राब होने लगेंगे। तो इसके 2 कारण हैं। पहला है केमिकल स्पॉइलेज। तो इसके अंतर्गत जो इसके टिश्यू होते हैं उनमें अमीनो एसिड का लॉस होने लगता है, तो प्रॉन का स्वाद बिगड़ जाता है और भार में कमी आने लगती है। दूसरा है बैक्टीरियल कंटामिनेशन। तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उसकी प्रक्रिया से जो मसल्स होते हैं उसमें फैट एसिड होते हैं, उनका हाइड्रोलिसिस होता है, बाद में ऑक्सीजन द्वारा कार्बोनाइल बनते हैं। तो पकड़े जाने पर यदि प्रॉन को बर्फ़ में न रखा जाए तो 6 घंटे के अंदर ही वो डेस्ट्रॉय होने लगेंगे और 4 घंटे तक 28 डिग्री सेल्सियस पर प्रॉन ठीक कंडीशन में रहते हैं, किंतु इसके बाद ये फिर से कंटामिनेट हो जाएंगे और 8 घंटे बाद तो खाने योग्य रहेंगे नहीं। इसके बाद इसमें इनके लिए प्रिजर्वेशन करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक काम में लाते हैं, तो सबसे पहले है रीलिंग एंड डेविंग। तो जो फिश है इसमें प्रॉन, जो उसका सिर काटकर उसका रीलिंग कर दिया जाता है, डेविंग कर दिया जाता है। उसके बाद पानी में अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लेना चाहिए।
जो उसके टिश्यू हैं उन्हें हटा लेना चाहिए। मांस को फ्रीजिंग ट्रे में रखना चाहिए। ट्रे में बर्फ़ का पानी डालकर इन्हें 30 से 40 फ़ारेनहाइट पर 3 से 4 घंटे के लिए रख देना चाहिए। फिर ट्रे को इसे ग्लेज़न के लिए, बर्फ़ के लिए पानी में डुबोते हैं और इसमें जो हाइड्रोलिसिस होता है उसके बाद उन्हें पॉलीथीन के बैग में बंद करके जो फ्रीज़र होता है उसमें उन कमरों में रख दिया जाता है। इसके बाद दूसरा है पीलिंग, डेविंग, कुकिंग। तो इसके बाद इसे पानी में धो लेना चाहिए। 2 से 5% नमक के पानी में 3 से 5 मिनट तक पकाते हैं। पकाने के बाद ट्रे में रखना चाहिए और फिर फ्रीज़र में रख देना चाहिए। इसके बाद है कुकिंग एंड पीलिंग। तो इस कंडीशन में जो पकड़े हुए प्रॉन हैं उन्हें सबसे पहले 7 से 10% नमक के घोल में 2 से 3 मिनट तक उबालते हैं। फिर उसे ठंडा करते हैं और फिर उसके बाद प्रॉन का पीलिंग करते हैं और उसे क्लोरीन से धोते हैं और ट्रे में रखकर फ्रीजिंग कर देते हैं। इसके बाद आता है हेडलेस। तो इस विधि में जो होते हैं प्रॉन का सिर काटकर इन सभी मेथड को अपनाकर फ्रीज़ कर देते हैं। इसके बाद आता है एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन। तो प्रॉन के जो एक्सपोर्ट है वो अपने देश में काफ़ी मात्रा में विदेशी जो मुद्रा होती है वो प्राप्त होती है। इसमें डिब्बों में बंद प्रॉन, सुखाए गए प्रॉन, प्रॉन का अचार, प्रॉन का पाउडर, प्रॉन की करी, प्रॉन आहार के रूप में निर्यात कर दिया जाता है। तो प्रॉन का जो निर्यात है वो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, यूके, यूएसए, जर्मनी में किया जाता है। जो बंद डिब्बों में प्रॉन है वो ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी आदि में भेजे जाते हैं। और प्रॉन का जो अचार होता है वो दुबई, यूके, कनाडा को, प्रॉन का जो पाउडर होता है वो ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूके और पश्चिमी जर्मनी में